नमस्कार। हम इंसानों को हमेशा से ही हॉरर और सुपरनैचुरल चीजों का बड़ा शौक रहा है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन डरावने, बिल्कुल रहस्यमय लगने वाले किस्सों को हम साइंस और मेडिसिन के लेंस से देखें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं। इन सुपरनैचुरल लगने वाली घटनाओं के पीछे छुपे क्लिनिकल सच और साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के प्रोसेस को डीकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं वेस्ट जर्मनी के एनालिस मिशेल के इस फेमस केस से। इस टाइमलाइन को देखिए। 1968 में ये स्कूल में अचानक बेहोश होती हैं और एक ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती हैं। फिर 1970 आते आते हॉस्पिटल में इन्हें अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। पर 1971 के बाद जो हुआ वो सच में डराने वाला था। दिन में 600 बार नी बेंड्स करना, कुत्तों की तरह भौंकना, यहाँ तक कि कोयला खाना। यही वो एग्जैक्ट केस है जिसने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज को इंस्पायर किया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में इस बच्ची के शरीर में किसी शैतानी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था? परिवार और आसपास के लोगों को बिल्कुल यही लगा और उन्होंने प्रॉपर्ली किसी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन या मेडिकल हेल्प लेने के बजाय रिलीजियस एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक का रास्ता चुना। कहा गया है कि एनालिस के अंदर इन 6 शैतानों का बसेरा था। एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडस, केन, लूसिफर और 15 सोल्स के एक प्रीस्ट वैलेंटाइन फ्लाइशमैन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे फिगर्स उसके बचपन की स्ट्रिक्ट रिलीजियस टीचिंग्स का ही डायरेक्ट रिफ्लेक्शन थे। किसी भी मॉडर्न साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन प्रोसेस में डॉक्टर्स सबसे पहले ऐसी हैलुसिनेशंस को पेशेंट के रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से मैप करते हैं ताकि उनकी एक्चुअल मेंटल स्टेट को ठीक से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर परखा जा सके। वैसे ऐसी अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल घटनाएं सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं होती। मिलियम माइकल बोर्टराइट से एक अमेरिकन आदमी जो होटल में बेहोश होता है और जब होश में आता है तो सिर्फ और सिर्फ स्वीडिश भाषा बोल रहा होता है और अपना नाम जोहान एक बताता है। अब सोचिए, आखिर दिमाग में ऐसी क्या हलचल चल रही होती है जो एक इंसान की पूरी पहचान ही बदल दे। इसको समझने के लिए चलते हैं अपने अगले हिस्से पर, द आर्किटेक्चर ऑफ आइडेंटिटी, यानी दिमाग आखिर बनता कैसे है। मशहूर शायर निदा फजली साहब का ये कोट देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सुनने में ये एक कविता जरूर लगती है, पर सच कहूं तो इसके अंदर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच छुपा हुआ है। हमारी और आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और कई अनजान लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो पॉइंट ये है कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी आखिर है क्या? साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स के इस सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल पर गौर करते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, इंसान असल में क्या है। दूसरा, सेल्फ इमेज, इंसान खुद को क्या समझता है। और तीसरा, आइडियल सेल्फ, इंसान आखिर क्या बनना चाहता है। एक हेल्दी बैलेंस्ड मेंटल स्टेट के लिए इन तीनों पहलुओं का आपस में अलाइन होना बहुत जरूरी माना जाता है। पर हमारा दिमाग ना अक्सर खुद को धोखा देने में बहुत आगे होता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट इसका एक बिल्कुल क्लासिक क्लिनिकल एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि रियलिटी और सेल्फ इमेज के बीच कैसा डिस्कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, एक बेवकूफ़ इंसान खुद को दुनिया का सबसे समझदार इंसान समझ बैठता है, भले ही उसमें स्किल्स की भारी कमी हो। ये सीधा सा प्रूफ है कि दिमाग खुद से लगातार झूठ बोल सकता है। और यही झूठ जो बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो हम आते हैं इस सेक्शन पर, इनसाइड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइए इसका एक गहरा विश्लेषण करते हैं। जब ये सेल्फ डिसेप्शन एक सिवियर मेडिकल टेरिटरी में एंटर करता है तो क्लिनिकल टर्म्स में उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID कहते हैं। मॉडर्न क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जैसे कि DSM-5 मैनुअल के अनुसार ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां एक इंसान की आइडेंटिटी 2 या उससे अधिक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज में बंट जाती है। असल में किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए दिमाग अपने आप को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेता है। इस डिसऑर्डर के क्लिनिकल इवैल्यूएशन में 2 टर्म्स बहुत यूज होते हैं, ऑल्टर्स और होस्ट आइडेंटिटी। ऑल्टर्स वो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जो एक ही दिमाग के अंदर फॉर्म होती हैं, और होस्ट आइडेंटिटी वो प्राइमरी पर्सनैलिटी है जो सबसे ज्यादा समय तक एक्टिव या मौजूद रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर ऑल्टर का अपना बिल्कुल अलग नाम, एज, जेंडर और यहाँ तक कि अलग मेमोरीज भी हो सकती हैं। किम नोबल का ये रियल लाइफ केस देखिए। ये DID का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स उदाहरण है। उनके पास एक्चुअली 100 से भी ज्यादा पर्सनालिटीज हैं। उनकी होस्ट आइडेंटिटी का नाम पैट्रिशिया है, जो एक 14 साल की बच्ची की माँ की तरह एक्ट करती है।
फिर एक ऑल्टर जूडी है जो 15 साल की है, और सबसे अजीब स्पिरिट ऑफ वाटर नाम का एक ऑल्टर जो सिर्फ तभी बाहर आता है जब वो नहा रही होती हैं। किसी भी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन प्रोसेस का एक सबसे लंबा हिस्सा यही होता है, इन्हीं ट्रिगर्स और ऑल्टर्स को केयरफुली मैप करना, ताकि इस पूरे सिस्टम को ठीक से समझा जा सके। एक और बड़ी बात, इस बीमारी का एक सबसे अहम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है डिसोसिएटिव एमनीशिया, यानी मेमोरी गैप्स। जब एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्विच होता है तो मेन आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी के एक्शंस बिल्कुल याद नहीं रहते, जैसे चाबियां खो देना, ऑर्डर किया हुआ पिज्ज़ा भूल जाना, या अचानक अपनी गाड़ी को मीलों दूर पार्क पाना। सोचिए, अगर हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त किसी 5 साल के बच्चे वाले ऑल्टर का स्विच हो जाए तो ये कितना जानलेवा हो सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी। आखिर इस मानसिक दर्द का सच क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर इस डीप ट्रेजेडी की गवाही देता है। 90%। क्लिनिकल डेटा क्लियरली बताता है कि DID के 90% से ज्यादा केसेस डायरेक्टली बचपन में हुए किसी बहुत ही सिवियर फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े होते हैं। जब दर्द और दुख सहन शक्ति के बिल्कुल बाहर हो जाता है तो उस अनअवेलेबल ट्रॉमा से बचने के लिए दिमाग ये एक्सट्रीम कोपिंग मैकेनिज्म अपना लेता है। तो अब वापस चलते हैं एनालिज मिशेल की तरफ। जब फाइनली ट्रेन साइकियाट्रिस्ट ने उनके केस का डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया तो उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कोई 6 शैतान नहीं निकले, बल्कि 3 बहुत ही ट्रैजिक रियल मेडिकल कंडीशन सामने आई। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिसकी वजह से उन्हें सिवियर सीजर्स आते थे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसकी वजह से उन्हें लगता था वो मोटी हो रही हैं और उन्होंने खाना तक छोड़ दिया था, और तीसरा हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसने उनके माइंड में इंटेंस रिलीजियस डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस पैदा किए। और इन एक्चुअल मेडिकल फैक्ट्स को इग्नोर करने का क्या नतीजा निकला? ये बहुत दर्दनाक है। 10 महीने के अंदर लगातार 67 एक्सोर्सिज्म्स किए गए। एनालिस को इस दौरान कोई मेडिकल केयर नहीं मिली, यहाँ तक कि ठीक से खाना पीना भी नहीं मिला। सिर्फ 32 किलो के वजन पर स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुपरस्टिशन और झाड़ फूक को मेडिसिन के ऊपर रखने का ये नतीजा था, जिसके लिए बाद में उनके पेरेंट्स और प्रीस्ट पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का केस भी साबित हुआ। आइए इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस तक सीमित नहीं है। जरा इस 74% पर गौर कीजिए। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि दुनिया के लगभग 3/4 लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में एक माइल्ड डिसोसिएटिव एपिसोड जरूर एक्सपीरियंस किया होता है। ये एक्चुअली काफी आम बात है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस स्पेक्ट्रम को फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि एक इंसान अपने ही थॉट्स और एक्शंस से कंप्लीटली डिटैच्ड फील करने लगता है, जैसे वो खुद को बाहर से देख रहा हो। वहीं डीरियलाइजेशन में उसको अपने आसपास की दुनिया, अपने लोग ही नकली या सपने जैसे लगने लगते हैं। बेसिकली दिमाग खुद को किसी स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये परसेप्शंस ऑल्टर कर देता है। और ठीक इसी मेडिकल साइंस से हम उस माइकल बोटराइट वाले मिस्ट्री केस को भी परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। उसका साइकियाट्रिक डायग्नोसिस था डिसोसिएटिव फ्यूग। हुआ ये था कि किसी अननोन ट्रॉमा के अचानक ट्रिगर होने से उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल भुला दी, अपनी पत्नियों और बेटे की यादें मिटा दी, और उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए अपने उन पुराने सालों की स्वीडिश मेमोरीज में रिट्रीट कर गया जब वो स्वीडन में रहता था। ये कोई जादू नहीं, एक प्योरली क्लिनिकल डिफेंस मैकेनिज्म था। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, साइंस ओवर सुपरस्टिशन। चलिए देखते हैं कि मीडिया और हॉलीवुड ने इस सीरियस इलनेस को कैसे प्रेजेंट किया है। एक तरफ तो सेंसेशनलिज्म है, साइको और स्प्लिट जैसी फिल्में जो DID पेशेंट्स को बहुत वायलेंट और डेंजरस मॉन्स्टर्स के रूप में दिखाती हैं, पर मेडिकल रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर DID पेशेंट्स बिल्कुल वायलेंट नहीं होते, वो तो एक्चुअली खुद सिवियर ट्रॉमा के विक्टिम्स होते हैं, जिन्हें एक सेफ स्पेस में प्रॉपर्ली गाइडेड रीइंटीग्रेशन थेरेपी की जरूरत होती है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी फिल्में जरूर इस सच का एक ज्यादा सेंसिटिव और रियल पोर्ट्रे करती हैं। तो अंत में इस एक्सप्लेनर से क्या टेक अवे मिलता है? आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हमारे पास ऐसी एडवांस साइकोलॉजिकल साइंस और क्लियर साइकियाट्रिक डायग्नोस्टिक टूल्स मौजूद हैं, तब भी लोग अंधविश्वास के अंधेरे को मेडिकल सच की रोशनी पर क्यों तरजीह देते हैं? डर और स्टिग्मा को पीछे छोड़कर इन मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को एम्पैथी और मेडिकल साइंस की मदद से समझना ही होगा, क्योंकि दोस्तों, अक्सर असली शैतान बाहर किसी आत्मा में नहीं,
बल्कि उन छुपे हुए ट्रॉमाज में होता है जिन्हें सिर्फ सही थेरेपी और इवैल्यूएशन ही ठीक कर सकती है। सोचने वाली बात है ना?